रूस की तथाकथित चीन से दोस्ती एक और दीवार से टकरा रही है। पावर ऑन नेफ साइबेरिया 2, पावर ऑन सेफ साइबेरिया 2। क्या पावर ऑफ साइबेरिया 2 पाइपलाइन रूस के लिए गेम चेंजर बन सकती है? और इस बार यह एक बड़ी गैस पाइपलाइन को लेकर है जिसे मॉस्को को बचाने के लिए बनाया जाना था। चीन पाइपलाइन डील से पीछे हटकर पुतिन को छोड़ रहा है। यूरोप से दूरी और बीजिंग पर दांव लगाने के बाद पुतिन को समझ आ रहा है कि उनका बैकअप प्लान उतना मजबूत नहीं है। अन्ना, इसका रूस चीन पर क्या असर होगा और क्या यह रूस के लिए आखिरी कील साबित होगी? आज हम इस घायल रिश्ते की एक और बड़ी दरार में उतरेंगे। हम चर्चा करेंगे कि यह पाइपलाइन समस्या क्या है, इसका रूस के लिए क्या मतलब है और क्यों चीन जानबूझकर मॉस्को के साथ बची खुची सद्भावना को भी बर्बाद करता दिख रहा है। आइए सीधे शुरू करते हैं। पावर ऑफ साइबेरिया 2 पाइपलाइन एक बड़ा प्रोजेक्ट है जिस पर काफी समय से काम हो रहा है। यह उनकी तथाकथित नो लिमिट्स साझेदारी का ताज माना जाता था। एक विशाल स्टील की नाल जो पश्चिमी साइबेरिया के जमे हुए गैस क्षेत्रों से होकर मंगोलिया के रास्ते उत्तरी चीन के भूखे बाजारों तक जाती है। यह हर साल 50 अरब घन मीटर गैस ले जाती थी और यूरोप को रूस की गैस की जगह लेती थी। अब महीनों की चर्चा के बाद बीजिंग चुपचाप समझौते के अहम बिंदुओं से पीछे हट रहा है। अक्टूबर में बीजिंग पहुंचने पर क्रेमलिन ने पुतिन और राष्ट्रपति शी की हर मुस्कान और हाथ मिलाने को कैमरे में कैद कराया। मामूली फोटो ऑप की तरह वे एक दूसरे से अलग नहीं हुए। उन्होंने पाइपलाइन के बारे में बात की और यहाँ तक कि नए समझौते को कानूनी रूप से बाध्यकारी भी बताया। मॉस्को में राज्य मीडिया ने इसे एक जीत के रूप में पेश किया, यह साबित करने के लिए कि रूस के पास अब भी ताकतवर दोस्त हैं। लेकिन जब पत्रकारों ने आंकड़ों के बारे में पूछना शुरू किया कि चीन कितनी कीमत चुकाएगा, निर्माण के लिए वित्त कौन देगा और ये असल में कब शुरू होगा, अचानक मॉस्को में किसी के पास जवाब नहीं था, क्योंकि कोई जवाब था ही नहीं। सच्चाई यह है कि चीन ने गैस की कीमत तय करने से इनकार कर दिया है। चीन ने पाइपलाइन में निवेश करने से इनकार कर दिया है और उसने उस पाइपलाइन के निर्माण के समय को लेकर भी कोई वचन नहीं दिया है। चीन इस परियोजना की 3 मुख्य बातों में से लगभग सभी से पीछे हट गया था। मुझे नहीं पता आपके बारे में, लेकिन मेरे लिए तो ये कोई समझौता नहीं है। ये तो कूटनीतिक भाषा में लिपटा एक शिष्टाचारपूर्ण इनकार है। बीजिंग के लिए ये व्यापार है, लेकिन मॉस्को के साझेदारों के लिए ये जरूरी है। जीवन मरण का सवाल है। मॉस्को इस पाइपलाइन के बिना नहीं चल सकता। क्यों? रूस ने 2022 में यूक्रेन पर हमला करने के बाद एक रात में यूरोपीय गैस बाजार गंवा दिया। वो दशकों की दबदबा कुछ ही महीनों में खत्म हो गया। यूरोपीय संघ, जो कभी रूस का सबसे बड़ा ग्राहक था, उसने आयात में कटौती की, कीमतों पर सीमा लगाई और कहीं और से गैस लाने के लिए नए टर्मिनल बनाने की जल्दी की। मॉस्को ने पहले यूरोप को 130 अरब घन मीटर से ज्यादा गैस भेजी थी, अब सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा भेज रहा है। नॉर्ड स्ट्रीम जैसी मुख्य पाइपलाइनें बंद कर दी गईं या उनमें तोड़फोड़ की गई और पश्चिमी एक्सचेंजों ने रूसी ऊर्जा अनुबंधों पर प्रतिबंध लगा दिया। जो लगभग $60 अरब की सालाना आमदनी थी, वह 2024 तक घटकर करीब $18 अरब रह गई। इससे क्रेमलिन के बजट में एक बहुत बड़ा घाटा हो गया। निर्यात कर और ऊर्जा आय से सैन्य अभियान, बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे अधिकांश खर्च पूरे होते हैं। तेल की कीमतें गिरने और गैस की बिक्री घटने पर रूस को खरीदार चाहिए था। ऐसे में चीन सही विकल्प था। कुछ समय तक चीन ने पावर ऑफ साइबेरिया पाइपलाइन से खरीद बढ़ाई और रूस का सबसे बड़ा गैस उपभोक्ता बना। 2024 में यह रूस की पाइपलाइन गैस निर्यात का 1/4 से अधिक था। लेकिन मात्रा भले ही बढ़ रही हो, यूरोप जितनी नहीं है जितनी पहले यूरोप खरीदा करता था। इसलिए रूस लगातार और ज्यादा बेचने की कोशिश करता रहता है और कीमतें वो तो काफी कम है। चीन ने कड़ी मोलभाव की है। वह प्रति यूनिट यूरोप से भी कम दाम चुका रहा है और उसने यह भी सुनिश्चित किया है कि शर्तें उसके अपने उद्योगों के पक्ष में हों। मॉस्को गठबंधन की बात करता है, जबकि चीन उल्टा है। वह गैस दोस्ती के लिए नहीं खरीदता। उसका मकसद सबसे सस्ती गैस लेना है। सच कहूं तो वह रूस के साथ जैसा चाहे कर रहा है। और अभी जब पुतिन इस नई पाइपलाइन को सुरक्षित करने के लिए दौड़ भाग कर रहे हैं ताकि वह चीन को और ज्यादा गैस भेज सकें, बीजिंग महाद्वीप भर की दूरी से उनकी बेबसी को महसूस कर सकता है। रूस साइन करने को तैयार होता है, तब चीन प्राइसिंग फॉर्मूले पर चर्चा की बात करता है। हर बार जब मॉस्को कहता है कि हम निर्माण शुरू कर सकते हैं, चीन कहता है कि हम देखेंगे बाजार कैसे विकसित होता है।
यह एक मास्टर क्लास है कि कैसे बातचीत करनी है जब आपको पता हो कि सामने वाले के पास कोई विकल्प नहीं है। गैज़प्रोम के अधिकारी रणनीतिक सहयोग की जितनी चाहें बात कर लें, लेकिन बीजिंग धोखा नहीं खा रहा है। रूस को पावर ऑफ साइबेरिया 2 की चीन से ज्यादा जरूरत है। चीनी अर्थव्यवस्था धीमी हो रही है और बीजिंग ने ऊर्जा आयात विविध करने में सालों लगाए हैं। यह मध्य एशिया, मध्य पूर्व और अमेरिका से तरलीकृत रूप में खरीदता है। चीन के पास विकल्प हैं, रूस के पास नहीं। जब एकतरफा रिश्ता ठंडी अर्थव्यवस्था से टकराता है, यही हम देख रहे हैं। एक शांत गिरावट को प्रगति बताया गया। मास्को की घोषणा को बड़ी उपलब्धि की तरह पेश किया गया। इससे रूस की कमजोरी उजागर हुई। रूसी विश्लेषक भी निजी तौर पर मानते हैं कि कुछ नहीं बदला। वे कहते हैं पाइपलाइन सिर्फ पावर पॉइंट प्रोजेक्ट है, ग्राफिक्स अच्छी हैं लेकिन बजट नहीं है। अगर यह कभी बनती भी है, और यह एक बड़ा अगर है, तो सबसे जल्दी डिलीवरी 2030 या शायद 2031 के आसपास शुरू हो सकती है। लेकिन तब भी पूरी क्षमता तक पहुंचने में और 5 साल लगेंगे। रूस को इस परियोजना से असली पैसा मिड 2030 के दशक से पहले नहीं मिलेगा। यह बहुत लंबा समय है। आज के ऊर्जा बाजार में कहना गलत नहीं कि एलन मस्क के पास शायद उड़ने वाली टेस्ला कारें होंगी। इसी बीच जब रूस लगातार चीन को रिझाने की कोशिश कर रहा है, यूरोप ने पहले ही रूसी गैस का विकल्प ढूंढ लिया है। अमेरिका, कतर और नॉर्वे से तरलीकृत प्राकृतिक गैस से यह कमी पूरी हो रही है। मूल रूप से यूरोप आगे बढ़ चुका है और इसी दौरान चीन अभी तक पूरी तरह आगे नहीं बढ़ पाया है। अब रूस ऐसी मांग के भ्रम में फंसा है जो शायद कभी पूरी न हो। लेकिन यहीं पर विडंबना सामने आती है। क्रेमलिन ने अपनी पूरी युद्धोत्तर आर्थिक रणनीति इसी विचार के इर्द गिर्द बनाई थी कि वह पूर्व की ओर रुख कर सकता है। पुतिन ने कहा, अगर यूरोप गैस नहीं चाहता तो हम एशिया को बेचेंगे, लेकिन एशिया रूस की मांग के दामों पर लेने को तैयार नहीं है। बीजिंग असल में कह रहा है, हम तुम्हारी गैस लेंगे, बिल्कुल, लेकिन तभी जब वह बहुत सस्ती हो और सिर्फ तब जब हमें जरूरत हो। तो रूस गर्व और गरीबी के बीच फंस गया है। रूस को चीन की बहुत जरूरत है, इसलिए वह दूर नहीं जा सकता, लेकिन उसे आय की भी बहुत जरूरत है, इसलिए वह बीजिंग को सब कुछ नहीं दे सकता जो वह चाहता है। इसीलिए देरी और कीमतें बढ़ रही हैं। अब इसके राजनीतिक पहलुओं की बात करें, क्योंकि यह पाइपलाइन ड्रामा सिर्फ अर्थशास्त्र तक सीमित नहीं। यह तथाकथित गठबंधन की नाजुकता दिखाती है। जब पुतिन और शी ने फरवरी 2022 में नो लिमिट्स साझेदारी घोषित की, तो यह नई विश्व व्यवस्था जैसा था। 2 दिग्गज पश्चिम के खिलाफ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। उन्होंने व्यापार समझौते, ऊर्जा समझौते और रक्षा समझौते किए। चीनी सरकारी मीडिया ने इसे बहुध्रुवीय शक्ति की शुरुआत के रूप में प्रस्तुत किया। क्रेमलिन ने इसे पत्थर में गढ़ी गई दोस्ती कहा। फिर युद्ध आ गया। शुरुआत में बीजिंग ने रूस को कूटनीतिक समर्थन दिया, संयुक्त राष्ट्र में उसकी निंदा नहीं की और ज्यादा तेल खरीदा। लेकिन जैसे जैसे युद्ध लंबा खिंचता गया और रूस की अर्थव्यवस्था टूटने लगी, माहौल बदलने लगा। चीन ने सैन्य निर्यात सीमित किया, द्वितीयक प्रतिबंधों से बचा और अपने बड़े बैंकों को रूस की मदद में पकड़े जाने से रोका। सार्वजनिक रूप से भाषा शिष्ट रही, निजी तौर पर दूरी बढ़ी। आज स्पष्ट है कि खेल की कमान किसके पास है। चीन अब रूस का साझेदार नहीं, बल्कि उसका रणदाता, खरीदार और वरिष्ठ साझेदार है। और यही असंतुलन अब हर बातचीत में दिख रहा है। पावर ऑफ साइबेरिया 2 की बातचीत लगभग 1 दशक से चल रही है। जब पाइपलाइन का पहला संस्करण आखिरकार 2019 में गैस पंप करने लगा, तो मॉस्को ने इसे एशिया की ओर अपने रुख के सफल होने का सबूत बताते हुए खूब शेखी बघारी। लेकिन तब भी चीन ने भारी छूट के साथ सौदा किया। विश्लेषकों का अनुमान है कि यह यूरोप द्वारा दी जाने वाली कीमत से लगभग 25% कम था। बीजिंग ने अनुबंध ऐसा बनाया कि उसे जरूरत भर की गैस के लिए ही भुगतान करना पड़े। इस लचीलापन से चीन को बचत हुई, जबकि रूस एकतरफा निर्भर रहा। अब पावर ऑफ साइबेरिया 2 से बीजिंग और कम कीमत का दबाव डाल रहा है। उद्योग के जानकारों के अनुसार चीन चाहता है कि नई गैस उसे लगभग उसी कीमत पर मिले जिस पर वह मध्य एशियाई गैस खरीदता है, जो पहले से ही दुनिया की सबसे सस्ती गैसों में से एक है। गैज़प्रोम ने 2022 से अपनी निर्यात आय का लगभग आधा हिस्सा खोकर वित्तीय संकट झेला है। चीन जानता है और समय को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। बीजिंग जितना इंतजार करता है, रूस उतना ही हताश होता है। मई और अक्टूबर में पुतिन से मुलाकात के दौरान रिपोर्ट्स के अनुसार चीनी अधिकारियों ने अद्यतन मूल्य अध्ययन के कारण पाइपलाइन शर्तों पर दस्तखत नहीं किए। इसका मतलब है कि वे जानबूझकर देरी कर रहे हैं जब तक मॉस्को झुक न जाए। हर मुलाकात का अंत एक जैसा होता है। मुस्कानें, घोषणाएं तो होती हैं, लेकिन प्रगति नहीं।
अब मंगोलिया भी जहां से पाइपलाइन गुजरेगी धैर्य खो रहा है। उलान बातर को वर्षों से निर्माण और ट्रांजिट फीस का वादा किया गया, लेकिन परियोजना में देरी से ये वादे कमजोर पड़ गए हैं। दो बड़े देशों के बीच फंसे छोटे देश के लिए यह समझना आसान है कि कौन रोक रहा है। अब रूस के पास विकल्प है, या तो वह चीन की कम शर्तें माने या अपनी पाइपलाइन परियोजना को गुमनामी में खोता देखे। दोनों विकल्प तकलीफदेह हैं, इसलिए शीर्षक में फिर से मायने रखता है। रूस और चीन पहले भी कैमरों के सामने मुस्कुराते हुए चुपचाप एक दूसरे की पीठ में छुरा घोंप चुके हैं। पाइपलाइन चर्चा में है, लेकिन असल में चीन और रूस हर मोर्चे पर दूर हो रहे हैं। यह व्यापार, कूटनीति, शिक्षा और राज्य संचालन की चुपचाप भाषा भी है। यह सिर्फ साझेदारों की असहमति नहीं, बल्कि एक ऐसे रिश्ते का धीरे धीरे और सोच समझकर टूटना है जो पहले ही सुविधा पर टिका था। आइए समझते हैं हालात कितने खराब हैं। व्यापार से शुरू करते हैं। 2022 और 2023 की रिकॉर्ड तेजी के बाद, जब दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार में ऊंचाइयों का दावा किया था, अब आंकड़े गलत दिशा में हैं। 2025 की पहली छमाही में चीन रूस व्यापार लगभग 15% घटा। यह सिर्फ गिरावट नहीं बल्कि सुधार है। सबसे तेज गिरावट उन्हीं क्षेत्रों में आई जहां पहले रणनीतिक साझेदारी थी। रूस के धातु, लकड़ी व मशीनरी निर्यात पर असर पड़ा है। वे फैक्ट्रियां जो पहले चीनी खरीदारों के लिए उत्पाद बनाती थीं, अब उत्पादन धीमा कर रही हैं या पूरी तरह से बंद हो रही हैं। जो कंपनियां पहले चीन में नए बाजारों का जश्न मनाती थीं, अब रद्द ऑर्डर और बिना बिके माल से भरे गोदाम झेल रही हैं। बीजिंग का संदेश स्पष्ट और सूक्ष्म है, वह विविधता ला रहा है। चीनी कंपनियां रूसी आपूर्तिकर्ताओं की जगह अब दक्षिण पूर्व एशिया, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका के सस्ते स्थिर साझेदारों से ले रही हैं। बीजिंग सुनिश्चित कर रहा है कि कोई साझेदार उसे बंधक न बनाए। आर्थिक रूप से यह सही है, लेकिन राजनीतिक रूप से चेतावनी है। चीन रूस को संकेत दे रहा है कि उसकी जगह कोई और ले सकता है, जो मॉस्को के लिए बड़ा झटका है। रूस के लिए चीन के साथ व्यापार पश्चिमी प्रतिबंधों के बीच उसकी तरक्की और अस्तित्व का सबूत माना जा रहा था, लेकिन आंकड़े तो इसका उल्टा दिखाते हैं। चीन रूसी सामानों का आयात घटा रहा है, जबकि रूस की चीन पर इलेक्ट्रॉनिक्स, वाहन और मशीनरी के लिए निर्भरता बढ़ रही है। यह साझेदारी बराबरी की नहीं है। बीजिंग ड्राइवर की सीट पर है और मास्को बंधा है, पर स्टीयरिंग उसके पास नहीं है। और फिर धातुओं का मुद्दा है, जो चुपचाप आया लेकिन सच में हथौड़े की तरह लगा। सालों से चीन अपनी सरकारी कंपनियों को जो रूसी धातुएं आयात करती थीं, चुपचाप सब्सिडी देता रहा है। यह सार्वजनिक नीति नहीं थी, लेकिन सबको पता था। इन प्रोत्साहनों से यूरोप और अमेरिका के प्रतिबंधों के बावजूद रूसी एल्यूमिनियम, तांबा व निकल का निर्यात जारी रहा। सब्सिडी के बिना चीनी खरीदार रूसी धातुएं नहीं खरीद सकते थे, क्योंकि सरकार ने ही इसे फायदेमंद बनाया था। लेकिन हाल ही में बीजिंग ने वह संबंध तोड़ दिया। न कोई घोषणा, न कोई चेतावनी, न कोई स्पष्टीकरण। सब्सिडी बस अचानक गायब हो गई। रातों रात चीनी कंपनियों से पूरी बाजार कीमत पर खरीदने को कहा गया और असर तुरंत दिखा। ऑर्डर गिर गए, मुनाफा खत्म हुआ और रूसी उत्पादक नए खरीदार नहीं ढूंढ सके। उस फैसले ने दिखा दिया कि तथाकथित आर्थिक गठबंधन असल में कितना नाजुक है। बीजिंग के बिना रूसी धातु उद्योग खुद को किनारे पर खड़ा हुआ महसूस कर रहा है। साइबेरिया में स्मेल्टर उत्पादन घटा है। खनन कंपनियां वेतन को लेकर संघर्ष कर रही हैं और स्थानीय सरकारें आपातकालीन सहायता दे रही हैं। यह एक धीमी गति से हो रहा पतन है, जिसे प्रचार और झूठी आशावादिता ने छुपा रखा है। और यह सब सिर्फ अर्थशास्त्र के बारे में नहीं है, राजनीतिक संकेत भी महत्वपूर्ण हैं। मई 2024 में पुतिन की बीजिंग यात्रा बहुत सोच समझ कर दिखाई गई। झंडे हाथ मिलाना, भोज, सब एकता दिखाने को था, पर संयुक्त बयान में एक शब्द नहीं था, कोई सीमा नहीं। फरवरी 2022 से यह वाक्यांश उनके रिश्ते की नींव है, जब दोनों नेताओं ने कहा था कि साझेदारी की कोई सीमा या निषिद्ध क्षेत्र नहीं है। इसका उद्देश्य पश्चिमी देशों को डराना और दिखाना था कि मॉस्को व बीजिंग अमेरिकी प्रभाव के खिलाफ एकजुट हैं। लेकिन हाल के समय में यह शब्दावली पाठ से गायब हो गई है। इसकी जगह नए बयान में नरम और थोड़ी दूरी बनाकर भाषा का इस्तेमाल किया गया है। अब चीन गैर संलग्नता और गैर टकराव की बात करता है। ये सिर्फ कूटनीतिक शब्द नहीं, बल्कि संकेत हैं। बीजिंग की रणनीति में ऐसी भाषा सतर्कता दर्शाती है, यानी हम आपके साथ नहीं डूबेंगे। शी जिनपिंग अब पुतिन को पहले जैसा सबसे करीबी दोस्त नहीं कहते। अब वे उन्हें सिर्फ अच्छा दोस्त और पड़ोसी कहते हैं।
यह संयोग नहीं है। कूटनीति में हर शब्द मायने रखता है और चीन का लहजा साफ तौर पर ठंडा हो गया है। इस बयानबाजी में बदलाव एक गहरी सच्चाई को दर्शाता है। बीजिंग नहीं चाहता कि वह मॉस्को की मुश्किलों में घसीटा जाए। चीन आर्थिक मंदी, युवा बेरोजगारी और पश्चिमी व्यापार दबाव से जूझ रहा है। रूस के साथ बहुत ज्यादा नजदीकी बढ़ाना इन समस्याओं को और बढ़ा देता है। तो शी अपनी रणनीति को फिर से संतुलित कर रहे हैं और सिर्फ कैमरों के लिए दोस्ती को जिंदा रख रहे हैं, लेकिन असल नीतियों के बीच दूरी बना रहे हैं। यह दूरी चीन की अकादमिक दुनिया में भी दिखती है। 2022 में रूस की आलोचना करने वाले चीनी विद्वानों को सेंसरशिप या गंभीर परिणाम झेलने पड़ते थे। आधिकारिक रुख स्पष्ट था, रूस एक साझेदार था और पश्चिम दुश्मन था। लेकिन 2024 तक वह वर्जना चुपचाप हट गई थी। फेंग यूजेन और सेन डिंगली जैसी प्रमुख आवाजों ने चेताया कि रूस का यूक्रेन युद्ध असफल होगा और बीजिंग को रणनीतिक उलझाव से बचना चाहिए। और इससे पहले कि आप उनकी तुलना अपने पसंदीदा रेडिट यूजर से करें, ध्यान रखें कि ये कोई सामान्य अकादमिक नहीं है। चीन में ऐसे विद्वान राज्य की सोच दिखाते हैं और वही कहते हैं जो नेतृत्व चाहता है कि लोग माने। जब वे मॉस्को की आलोचना करना शुरू करते हैं तो इसका मतलब है कि सरकार जनता को बदलाव के लिए तैयार कर रही है। यह चीन का तरीका है कि वह किसी भी नई सोच को आधिकारिक नीति बनने से पहले परखे, और अभी उनका संदेश साफ है, रूस एक बोझ बनता जा रहा है। बीजिंग का उस देश से अपनी किस्मत जोड़ने का इरादा नहीं है जो प्रतिबंधों, हार और वैश्विक अलगाव में डूब रहा है। चीनी जनता को अब रूस को शक्तिशाली सहयोगी नहीं बल्कि चेतावनी की तरह देखने की ओर ले जाया जा रहा है, चाहे उन्हें इसका एहसास हो या नहीं। बीजिंग की व्यापारिक दुनिया संकेत समझ रही है और राज्य संबद्ध कंपनियां रूसी कंपनियों के अनुबंधों की समीक्षा कर रही हैं। मिन मेटल्स और नारिनको जैसी चीनी दिग्गज कंपनियां, जिनका वैश्विक वस्तुओं और रक्षा क्षेत्र में बड़ा नाम है, चुपचाप अपने आपूर्ति समझौतों की दोबारा समीक्षा करने लगी हैं। कुछ समीक्षाएं रद्दीकरण पर खत्म होती हैं, बाकी नई सोर्सिंग रणनीतियों तक जाती हैं। कॉपर के ऑर्डर जो पहले रूस जाते थे अब चिली और पेरू जा रहे हैं। निकेल अब साइबेरिया के बजाय इंडोनेशिया से आयात होता है। सैन्य आपूर्तिकर्ता अब रूसी कंपोनेंट्स से दूर होकर दक्षिण कोरिया या तुर्की के सुरक्षित विकल्पों को प्राथमिकता दे रहे हैं। ये फैसले कोई नाटकीय घोषणाएं नहीं हैं, बल्कि ये शांत तकनीकी बदलाव हैं जो एक गहरे परिवर्तन को दर्शाते हैं। बीजिंग का एक और शांत कदम दिखाता है कि चीजें किस ओर बढ़ रही हैं। खबरों के अनुसार चीन ने रूस को उच्च प्रेसिजन मशीन टूल्स देना बंद कर दिया है, जो मॉस्को की इंडस्ट्री के लिए जरूरी हैं। सालों तक रूसी फैक्ट्रियां पश्चिमी मशीनरी के प्रतिबंध के कारण खो जाने के बाद चीनी तकनीक पर निर्भर रहीं, लेकिन अब वह सप्लाई भी सूखती जा रही है। इरदार नूरियो, जो एक बड़ी रूसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के मालिक हैं, ने हाल ही में कहा कि चीन से उच्च प्रेसिजन उपकरण मंगवाना अब लगभग नामुमकिन हो गया है। वे मशीनें जो पहले 3 से 4 माइक्रोन की सटीकता के साथ आती थीं, अब प्रतिबंधित हैं जब तक कि खरीदारों के पास विशेष निर्यात लाइसेंस न हो, जो अब लगभग किसी भी रूसी कंपनी को मिलना नामुमकिन है। नूरियोव ने यहाँ तक कहा कि जो मशीनें पहले ही खरीदी जा चुकी हैं, उनका निर्यात करना भी अब एक बुरा सपना बन गया है, क्योंकि चीनी अधिकारी हर कदम पर नई अड़चनें और अप्रिय घटनाएं खड़ी कर रहे हैं। यह छोटी बात है पर बहुत कुछ कहती है। बीजिंग न केवल व्यापार धीमा कर रहा है, बल्कि नियंत्रण भी बढ़ा रहा है और खुद को उस साझेदार से दूर कर रहा है जो अब बोझ बन गया है। हर कदम एक शांत पर मजबूत संदेश देता है। बीजिंग स्थिरता और वैश्विक पहुंच को मॉस्को के प्रति वफादारी से ऊपर प्राथमिकता दे रहा है। उनकी कभी अटूट मानी जाने वाली दोस्ती अब पूरी तरह व्यावहारिक हो गई है। रूस दिखाता है कि कुछ नहीं बदला। क्रेमलिन मीडिया इसे अब भी ऐतिहासिक रिश्ता कहता है। पुतिन अब भी रणनीतिक समन्वय की तारीफ करते हैं, लेकिन जब आप आंकड़े, नीतियां और रवैया देखते हैं तो ये बातें खोखली लगती हैं। यह दूरी छोटी बातों में भी दिखती है। रूसी बैंकों ने चीनी समकक्षों से धीमी भुगतान निकासी की शिकायत की है। सीमा पार व्यापार भुगतान अब घंटों की बजाय कई दिन या हफ्ते लेते हैं। चीनी सीमा शुल्क निरीक्षण अब अधिक बार होते हैं, खासकर प्रतिबंधित वस्तुओं के निर्यात पर। आधिकारिक रूप से ये सामान्य जांचें हैं, अनौपचारिक रूप से ये इस बात की याद दिलाते हैं कि असली नियंत्रण किसके पास है। ऐसा लगता है जैसे बीजिंग धीरे धीरे लगाम कस रहा है, एक एक छोटा कदम उठाकर। सीधा संघर्ष नहीं, पर मॉस्को को असली ताकत याद दिलाने भर का दबाव है। चीन के लिए यह रिश्ता अब लेन देन बन गया है, रूस के लिए यह अस्तित्व से जुड़ा है। यह असंतुलन हर बातचीत, सौदे और फोटो सेशन को नाटक बना देता है, जिससे यह पल फिर से महत्वपूर्ण बनता है।
1950 के दशक में दोनों देश एक दूसरे को भाई कहते थे, लेकिन वैचारिक प्रतिद्वंद्विता से अलग हो गई। 1960 में उन्होंने परमाणु हथियार तान दिए थे। 1990 में संबंध फिर बने, लेकिन चीन की शर्तों पर। और अब 2020 के दशक में वही कहानी दोहराई जा रही है। दोस्ती भव्य घोषणाओं से शुरू होती है और चुपचाप धोखों के साथ खत्म हो जाती है। इसलिए ये हालिया दरारें अहम हैं। ये एक ऐसे रिश्ते की निशानी है जो मजबूरी और अविश्वास पर टिका है। रूस एक साथी योद्धा चाहता था। उसे एक सतर्क पड़ोसी मिला जो सस्ती ऊर्जा तो चाहता था, पर मास्को की महत्वाकांक्षाओं का बोझ उठाने को तैयार नहीं था। धातु, सब्सिडी गिरना, व्यापार कम होना, लहजे में बदलाव, सब एक ही ओर इशारा करते हैं। जिसे साझेदारी कहा जाता है वह अब बस नाम मात्र की रह गई है। 2014 में क्रीमिया के विलय के बाद रूस ने खुद को पश्चिमी निवेशकों से अलग थलग पाया। अपनी ताकतवर दोस्ती दिखाने को रूस ने चीन के साथ पावर ऑफ साइबेरिया एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, लेकिन उस समय भी शर्तें बीजिंग ने ही तय की थीं। मास्को ने कम कीमत पर सहमति जताई और निर्माण की ज्यादातर लागत खुद उठाई। गैसप्रम को भी इस परियोजना के लिए भारी कर्ज लेना पड़ा, क्योंकि चीनी बैंकों ने सीमित मदद ही दी थी। 5 साल बाद गैस प्रवाह शुरू हुआ, लेकिन बीजिंग ने तुरंत आयात नहीं बढ़ाया। उसने तब तक इंतजार किया जब तक वैश्विक कीमतें गिर नहीं गईं, उसके बाद ही आयात बढ़ाया। यह पैटर्न शुरू से ही तय हो गया था। रूस सारा काम करता है, चीन मौका देखकर फायदा उठाता है। क्या यह पहचाना सा नहीं लगता? अब फिर वही हो रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार रूस और भी ज्यादा कमजोर है। उसके भंडार कम हैं, तकनीकी आधार कमजोर है और वह पश्चिमी बाजारों से लगभग अलग हो चुका है। हर असफल सौदा और देरी कमजोरी को उजागर करती है, जबकि चीन ने यह खेल अच्छी तरह सीख लिया है। उसे सस्ती ऊर्जा, भू राजनीतिक दबदबा और तटस्थ छवि मिलती है, वो भी बिना बड़े त्याग के। अब उनके बीच आर्थिक अंतर शर्मनाक है। चीन की जीडीपी रूस से लगभग 10 गुना ज्यादा है। उसका औद्योगिक आधार, तकनीकी क्षेत्र और वैश्विक व्यापार पहुंच एक अलग ही स्तर पर है। रूस एक परमाणु हथियारों वाले वस्तु आपूर्तिकर्ता में सिमटता जा रहा है। यहाँ तक कि ब्रिक्स गठबंधन, जिसे कभी पश्चिम के मुकाबले के रूप में प्रचारित किया गया था, अब उसमें भी दरारें नजर आ रही हैं। चीन समूह पर हावी है। रूस अपनी प्रासंगिकता बचाए रखने की कोशिश में है। हर ब्रिक्स शिखर सम्मेलन व्लादिमीर पुतिन के लिए ऐसा लगता है मानो वह उतना अलग थलग नहीं है जितना लगता है। यह असंतुलन छोटी छोटी बातों में भी दिखता है। जब चीनी कंपनियां रूसी साझेदारों के साथ बातचीत करती हैं, तो वे पहले ही भुगतान की मांग करती हैं। वे गारंटी युआन में मांगते हैं, रूबल में नहीं। वे दीर्घकालिक जोखिमों से बचते हैं। यहाँ तक कि व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों में भी रूसी उत्पादों को किनारे कर दिया जाता है, जबकि चीनी सामान मुख्य मंच पर आ जाते हैं। यह एक ऐसा अपमान है जिसे मॉस्को खुलकर नहीं मान सकता। राजनीतिक रूप से भी अंतर साफ है। शी एक अनुशासित और व्यवस्थित प्रणाली चलाते हैं जो स्थिरता को प्राथमिकता देती है। पुतिन का राज्य डर, प्रचार और गुप्त सुधारों पर चलता है। शी को मॉस्को में अस्थिरता दिखती है। क्रेमलिन के हर कदम में जोखिम है। हर वादा रातों रात टूट सकता है। चीन के लिए ऐसी अनिश्चितता व्यापार के लिए जहर है। मॉस्को के लिए और भी बुरा यह है कि अब दूरी वापस नहीं हो सकती। अब भरोसा खत्म हो चुका है। भले ही पुतिन नए छूट दें या चीन की मंजूरी पाने के लिए पूरी कोशिश करें, इससे बुनियादी बातें नहीं बदलेंगी। अब रूस सिर्फ सस्ती ऊर्जा और जोखिम भरी राजनीति वाला जूनियर पार्टनर बन गया है। शी ये जानते हैं, पश्चिम भी ये जानता है और दिल से पुतिन भी ये जानते हैं। आगे देखते हुए रूस के पास विकल्पों की एक सीमित सूची है। यह साइबेरिया की शक्ति के लिए बीजिंग की शर्तों को स्वीकार कर सकता है, जिससे उसे पैसे और सौदेबाजी की ताकत दोनों का नुकसान होगा। यह अनिश्चित काल तक टल सकता है, जिससे देश को राजनीतिक नुकसान और अंतरराष्ट्रीय साख घट सकती है, या वह नए साझेदार ढूंढ सकता है। लेकिन हर दूसरा विकल्प चीन की तुलना में कहीं कम व्यवहार्य है। उदाहरण के लिए भारत कुछ रूसी तेल खरीदता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में। अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी बाजार हैं, पर वे अरबों की कमाई या जटिल सप्लाई चेन नहीं संभाल सकते। क्रेमलिन भूगोल, राजनीति और अपने ही घमंड में फंसा हुआ है। चीन को भी सॉफ्ट पावर के प्रभावों से फायदा होता है। रूस से दूरी बनाकर वह खुद को व्यावहारिक और भरोसेमंद खिलाड़ी साबित करता है। यूरोप, एशिया और अफ्रीका के नेता मानते हैं कि बीजिंग शांतिपूर्वक बातचीत कर अपने हितों को प्राथमिकता देता है और संघर्षों से बचता है। इसके विपरीत रूस आवेगी, निर्भर और राजनीतिक रूप से अस्थिर दिखता है। वैश्विक मंच के लिए इससे बड़े सबक मिलते हैं। रूस चीन ऊर्जा सहयोग का पतन मॉस्को पर निर्भर देशों के लिए चेतावनी है।
रूस के सौदे कागज पर फायदेमंद, पर राजनीतिक जोखिम ज्यादा है। साझेदारियां सशर्त होती हैं, गारंटी नहीं। जब चीन जैसे साझेदार के पास विकल्प हो तो कमजोर पक्ष को जोखिम उठाना पड़ता है। चीन मॉस्को से धीरे धीरे हट रहा है, बाकी देश अपनी राय बना रहे हैं। भारत ने सोच समझकर कदम उठाए हैं। वह रियायती रूसी तेल खरीद रहा है, लेकिन ज्यादा उलझाव से बच रहा है। नई दिल्ली ने पश्चिमी देशों संग रक्षा संबंध बढ़ाए हैं और मॉस्को से ऊर्जा डील्स सिर्फ लेन देन तक सीमित रखी हैं। चीन रूस के बीच मतभेद एक बात साफ कर देते हैं, जब महाशक्तियां तालमेल खो देती हैं तो समझदारी इसी में है कि लचीलापन दिखाया जाए, न कि सिर्फ वफादारी। तुर्की भी इसी तरह का रुख अपना रहा है। रूस के साथ व्यापार को संतुलित करते हुए चुपचाप नाटो से नजदीकी बढ़ा रहा है और मध्य एशिया में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। ये देश विचारधारा के आधार पर गठबंधन नहीं ढूंढ रहे हैं, ये तो सिर्फ अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मॉस्को की पकड़ कमजोर होते देखना उनकी सौदेबाजी की स्थिति को और मजबूत करता है। असल में जितना ज्यादा समय तक रूस कमजोर और निर्भर नजर आता है, उतना ही ज्यादा दूसरे क्षेत्रीय ताकतें खुद को आगे बढ़ाएंगी। ईरान, ब्राजील और इंडोनेशिया ये सब देख रहे हैं, यह सोचते हुए कि कैसे सबसे अच्छा फायदा उठाया जाए बिना रूस की परेशानियों को अपनाए। मॉस्को कभी बहुध्रुवीय दुनिया में एक ध्रुव हुआ करता था। यह कहानी चेतावनी देती है कि जब आप सारी उम्मीदें एक साथी पर लगाते हैं और हार जाते हैं तो क्या होता है। पावर ऑफ साइबेरिया दो रूस चीन संबंधों की व्यापक तस्वीर का एक उदाहरण है। रूस अपनी अहमियत बढ़ा चढ़ाकर आंकता है, चीन धैर्य से सोच समझकर काम करता है, मॉस्को साझेदारियों की डींगे हाँकता है, बीजिंग चुपचाप यह सुनिश्चित करता है कि उसे रूस से ज्यादा फायदा हो। यह असंतुलन अस्थायी नहीं है, यह संरचनात्मक है। पाइपलाइन रुकने से राजस्व गिरता है और अंतरराष्ट्रीय अलगाव बढ़ता है। रूस को कड़वे सच का सामना करना पड़ता है। एशिया की तरफ उसका झुकाव कभी बचाव योजना नहीं था। चीन को रूस की उतनी जरूरत नहीं थी जितनी मॉस्को को चीन की है। हर असफल बातचीत, देरी और विनम्र अस्वीकार इसे और स्पष्ट करता है। मॉस्को के लिए यह असफलता सिर्फ ऊर्जा या अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि विश्वसनीयता, शक्ति और प्रतिष्ठा की बात है। यह अति आत्मविश्वास का एक सबक है। यह याद दिलाता है कि साझेदारी में संतुलन जरूरी है और यह चेतावनी देता है कि कैमरों के सामने मुस्कुराने से हकीकत नहीं बदलती। दुनिया देख रही है कि रूस एक बार फिर यह सीख रहा है कि एक ज्यादा समझदार और ताकतवर पड़ोसी का जूनियर पार्टनर बनने की भी एक कीमत चुकानी पड़ती है। पाइपलाइन में देरी हो सकती है, सौदे टल सकते हैं, लेकिन सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता। चीन के पास पूरी ताकत है, रूस के पास कोई विकल्प नहीं बचा। रूस ने न सिर्फ खरीदार बल्कि सुरक्षा का सहारा भी खो दिया। और एक ऐसी दुनिया में जहां सहयोगी निवेशकों की तरह व्यवहार करते हैं, इस तरह का नुकसान घातक होता है। देखने के लिए धन्यवाद।